मित्रों, सिद्धांत को शुरू करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। पॉपुलेशन और डेमोग्राफी में अक्सर अंतर पूछा जाता है और हमारे सिद्धांत का नाम ही है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो आपको अंतर क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन। जनरली हम एक ही समझते हैं दोनों को, लेकिन ऐसा नहीं है। जनसंख्या का जो मतलब होता है वो किसी भी जीव की संख्या, मतलब कि उनके नंबर्स। और अगर आप इसकी ऑफिशियली डेफिनेशन सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि उनका ऑफिशियली नंबर जो पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं और जो प्रजनन कर सकते हैं, उनका जो नंबर है वही जनसंख्या हो जाएगी। उनकी संख्या, जनसंख्या, पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ मनुष्य की संख्या से नहीं है। जो भी प्रजनन की क्षमता रखते हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, उनकी संख्या बस। लेकिन डेमोग्राफी में क्या होता है कि कहीं का पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ किसी स्थान की पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्यों आते हैं? डेथ रेट, बर्थ रेट के उतार चढ़ाव के कारण या माइग्रेशन के कारण। तो उनका कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन में आने वाले चेंजेस जैसे डेथ रेट और बर्थ रेट और माइग्रेशन इत्यादि के कारण, ये सारी चीज़ें, इनकी साइंटिफिक स्टडी कहलाती है डेमोग्राफी। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पॉपुलेशन क्या होता है और डेमोग्राफी क्या होता है। मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जनसंख्या भूगोल में हम लोग इस समय प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। यूजीसी के सिलेबस में और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के यूजी पीजी के सिलेबस में इसे रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी जनसंख्या के सिद्धांतों की बात आती है तो उसमें कुछ सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे माल्थस का हो गया, रोस्टो का और जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। तो हम लोग रोस्टो का पढ़ चुके हैं, माल्थस का भी हम लोगों ने देख लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देखें। और रोस्टो का तो स्पेशली मैं कहूँगा, क्योंकि रोस्टो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ही है। तो अगर आपका रोस्टो का तैयार है, रोस्टो ने 5 स्टेजेस बताई थी, तो ये जो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। और चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। हम स्टार्टिंग से अगर मैं सीक्वेंस बता दूं तो सबसे पहले हम लोग बेसिक, जैसे हम लोगों ने रोस्टो को पढ़ा था, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन देखने का ये फायदा है कि मान लीजिए कभी छोटा सा शॉर्ट नोट आता है उस टॉपिक पे, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जो स्टेजेस बताई गई हैं इसमें वो देखेंगे, फिर लास्ट में इसका एक हम लोग ग्राफ देखेंगे और फाइनली अंतिम में इसकी हम आलोचना करके इसे समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये इंट्रोडक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत किसी भी देश में जनसंख्या का एक सामान्य विश्लेषण हमें बताता है, प्रस्तुत करता है और जन्म दर और मृत्यु दर के कालिक परिवर्तनों या संक्रमण पर बेस्ड है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अभी हम इसके ग्राफ को देखेंगे और इसकी स्टेजेस को देखेंगे तो जन्म दर, मृत्यु दर, यही दोनों टर्म्स यूज होते रहेंगे और पूरी थ्योरी में इनका बहुत यूज हुआ है। पूरी थ्योरी इन पर बेस्ड है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी होगी कि जन्म दर, मृत्यु दर के जो परिवर्तन हो रहे हैं। अगर ये लाइन टफ लगे तो मैं इसे सरल बता दे रहा हूँ। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में जो आपकी डेथ रेट है, बर्थ रेट है, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं और इसमें चेंजेस आने से जनसंख्या में जो चेंजेस आ रहे हैं, जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये बस बताया गया है। और यह सिद्धांत आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास और जनसंख्या के विकास में संबंध स्थापित करता है। इसीलिए मैंने कहा था कि रोस्टो वाले सिद्धांत को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि रोस्टो का भी यही कॉन्सेप्ट है। रोस्टो ने भी ये बताया था कि जो आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन में ग्रोथ, दोनों को उन्होंने सहगामी बताया था। रोस्टो के इंट्रोडक्शन में हमने ये बात की थी, वही सेम चीज यहाँ लिखी हुई है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत भी
आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास और जनसंख्या के विकास में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके पश्चात जैसा कि लिखा गया है, पिछले 200 वर्षों में औद्योगिकरण नगरीकरण के परिणाम स्वरूप जनसंख्या विकास के मार्ग में परिवर्तन हुआ है। जब डेवलपमेंट होगा, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होंगी, हमने रोस्टो वाले में बात की थी, तो डेथ रेट में कमी आएगी। और जब डेवलपमेंट होते होते मनुष्य के कह सकते हैं कि अंदर से ऐसे चेतना जागृत होगी कि नहीं, अब हमको बर्थ रेट में कमी लानी है, क्योंकि आगे अगर पॉपुलेशन में ज्यादा ग्रोथ होती है तो समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो बर्थ रेट में कमी आएगी। तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इसे अपने शब्दों में बता सकते हैं। कुल मिला के इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो यही है कि जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले परिवर्तनों के बेस पे जनसंख्या में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको बताया गया है। और ये जो सिद्धांत है ये आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास और जनसंख्या के विकास को सागामी बताता है, दोनों में संबंध स्थापित करता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे इकोनॉमिक और कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसी चीजें होंगी, वैसे वैसे पॉपुलेशन ग्रोथ उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो ये तो इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इस विचारधारा का। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे चलते हैं। जनांगिकी संक्रमण का जो ये सिद्धांत है या मॉडल है, इसका मूल प्रतिपादन फ्रैंक वेलेस FW नोटेस्टीन मतलब फ्रैंक वेलेस नोटेस्टीन ने 1945 में किया। और ये बेस्ड कहाँ पर है, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि ये कहाँ के अध्ययन पे बेस्ड है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य विकसित देशों के अध्ययन पर आधारित है। और वहां पर 200 वर्षों से जो भी डेथ रेट और बर्थ रेट में जो भी प्रवृत्तियां या चेंजेस चली आ रही हैं उन्हीं पर ये बेस्ड है। तो मतलब 1945 फ्रैंक वेलेस नोटेस्टीन, एक छोटा सा आपका क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गया कि मूल प्रतिपादन किसने किया था इस सिद्धांत का, तो आप बताएंगे FW नोटेस्टीन ने इसका प्रतिपादन किया था 1945 में। तो ये हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी अलग अलग विद्वानों के मत हैं। जैसे कि नोटेस्टीन और थॉम्सन इसमें 3 स्टेजेस को समर्थन देते हैं। कार्ल साक्स जैसे जो विद्वान है वो 4 स्टेजेस को समर्थन देते हैं। ट्रिवार्था, जब भी जनसंख्या भूगोल की बात आती है तो क्लेन थॉमस ट्रिवार्था का नाम जरूर आता है। फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी GT ट्रिवार्था, ये भी 4 स्टेज को महत्व देते हैं। ब्लैकर 5 स्टेज को महत्व देते हैं। और एक और विद्वान है पीटर कॉक्स, ये 5 स्टेज को महत्व देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विद्वानों के अलग अलग मत हैं। नोटेस्टीन और थॉम्सन के अलग मत हैं। कार्ल साक्स 4 को मान रहे हैं, ट्रिवार्था 4 मान रहे हैं। नीचे के दोनों ये महोदय 5-5 को सही मान रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग मत होने से दिक्कत होती है। तो कुल मिला के अध्ययन करने के पश्चात ये निर्णय लिया गया कि इसके 4 स्टेज बिल्कुल परफेक्ट हैं। और ज्यादातर जो समर्थन मिला है वो 4 स्टेज वाले मत को मिला है, और इसलिए हम 4 स्टेज को यहाँ पर हम समझेंगे। तो इस प्रकार से ये अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अगर मैं पूरा रिवाइज एक रूप में बताना चाहूँ तो हम बता सकते हैं कि जो जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत है ये पाश्चात्य विकसित देशों में 200 वर्षों से जो भी जन्म दर और मृत्यु दर की जो भी प्रवृत्ति है उस पर बेस्ड है। और ये आर्थिक विकास और जनसंख्या के विकास में संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इसका प्रतिपादन 1945 में फ्रैंक वेलेस नोटेस्टीन ने किया था, मूल प्रतिपादन। और बहुत सारे विद्वानों के इसके संबंध में अलग अलग मत हैं। आप उनके नाम लिख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि इन विद्वानों ने इतनी इतनी स्टेज बताई हैं। कुछ ने 5 बताई हैं, कुछ ने 4 बताई हैं, कुछ ने 3 बताई, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर आप बता देंगे कि कुल मिला के जो 4 स्टेज का जो मत है वो सर्वथा उचित माना जाता है ज्यादातर विद्वानों के हिसाब से, और इसीलिए हम उनका अध्ययन करेंगे।
एक बार मैं पूरा स्लाइड के रूप में दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप इस पूरे इंट्रो का जितना कि अभी हमने देखा, आप एक स्क्रीनशॉट उसका ले सकें। ये यहाँ पर हम लोगों ने बात की है कि विद्वानों का जो मत है स्टेजेस के संबंध में। ये यहाँ पे बताया गया है 1945 में जो ये कॉन्सेप्ट आया। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट ये जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा, ये और प्लस ये मत वाला। और ये हो गया आपका पूरा इंट्रोडक्शन। तो इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में लिखें और तैयार करें इसको, क्योंकि बेसिक बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। इतना हो जाने के बाद अब चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, स्टेजेस पे। पुस्तकों में जो स्टेजेस वाला टॉपिक होता है बहुत जटिल तरीके से दिया रहता है बहुत सारी बुक्स में, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल सरल तरीके से मैं बताऊंगा कि ये जो 4 स्टेजेस हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। मेन कॉन्सेप्ट समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे पहला कार्य तो ये है कि आप इन चारों स्टेजेस के नाम याद रखें। बहुत इजी है, रोस्टो में तो 5 स्टेज के नाम थोड़े टफ थे, अगर आपको याद होगा। तो पहली स्टेज थी ट्रेडिशनल सोसाइटी वाली स्टेज, फिर स्टेज आती है प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, और लास्ट वाली है हाई कंजम्पशन स्टेज। तो उसके जो शब्दावली है नाम है थोड़ा टफ है, बट ये इजी है। पहली स्टेज है हाई स्टेशनरी स्टेज, उच्च स्थायी अवस्था, फिर प्रारंभिक वर्धमान अवस्था अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज, उत्तर वर्धमान अवस्था लेट एक्सपैंडिंग स्टेज, और निम्न स्थायी अवस्था लो स्टेशनरी स्टेज। तो उच्च स्थायी, प्रारंभिक वर्धमान, उत्तर वर्धमान और निम्न स्थायी, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपैंडिंग, लेट एक्सपैंडिंग और लो स्टेशनरी। ये तो हो गया अब इनके टर्म्स के विषय में। अब हम लोग एक एक स्टेज के बारे में शुरू करते हैं अपना अध्ययन। उच्च स्थायी अवस्था, इसका बस सिंपल सा मेन कॉन्सेप्ट ये है, उच्च स्थायी अवस्था में जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है दोनों बहुत हाई होती है, इसलिए जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहती है। मतलब बच्चों का जितने जन्म हो रहा है तो मतलब कि बर्थ रेट हाई है, ज्यादा बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना का जन्म हो रहा है उसके अनुपात में मृत्यु भी हो रही है काफी ज्यादा, किसी पर्टिकुलर देश की बात करें तो। मतलब कि डेथ रेट भी वहां पर हाई है और बर्थ रेट भी हाई है, दोनों चीजें हैं। तो इसलिए जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल स्थायी है, घट रही नहीं है, क्योंकि घटने का रीजन है बर्थ रेट का हाई होना, और ना बढ़ने का रीजन है डेथ रेट का हाई होना, और दोनों हाई है, इसलिए जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। और अगर आपको रोस्टो की थ्योरी याद होगी तो पहला जो उनका ट्रेडिशनल सोसाइटी जिसमें सब कुछ एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है, उसमें आपने देखा होगा ऐसी ही उसकी भी विशेषताएं काफी हद तक थी। और यहाँ पर आप समझाएंगे कि बर्थ रेट के हाई होने का रीजन क्या होगा। लोग परिवार को सीमित रखने के बारे में नहीं सोचेंगे और टेक्नोलॉजी का अभाव होगा, और ये जो अवस्था है कृषि समाज की विशेषता है, कृषि समाज होगा और उनको ये भी नहीं पता होगा कि आगे पॉपुलेशन की ज्यादा ग्रोथ से क्या समस्या आने वाली है। तो इसलिए बर्थ रेट हाई होगी, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं है, उनको ज्यादा पता नहीं है समस्याओं के बारे में। और डेथ रेट हाई होने का रीजन है क्योंकि कृषि समाज है तो टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं होगी, ये सारी चीजें नहीं होंगी तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी, और मेडिकल फैसिलिटी अच्छी ना होने के कारण डेथ रेट पर इसका प्रभाव पड़ेगा, डेथ रेट भी बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गई उच्च स्थायी अवस्था, कितना सरल है। अगर इसे आप चाहें तो अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। उच्च स्थायी का मतलब डेथ रेट भी उच्च है और बर्थ रेट भी उच्च है, दोनों जब उच्च रहेंगी तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी और ना बढ़ेगी ना घटेगी। और डेथ रेट अधिक होने का कारण है
मेडिकल फैसिलिटी का बहुत ही खराब होना और बर्थ रेट अधिक होने का कारण है कृषि समाज का होना, जहां पर लोगों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि पॉपुलेशन ज्यादा है। वो इसके पक्षधर होते हैं क्योंकि उनको इसकी समस्याओं का नहीं पता होता है। प्राचीन समाज होता है वो, ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो ये तो हो गई आपकी पहली अवस्था, और मुझे उम्मीद है कि ये आप आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसके विषय में। अब हम लोग आते हैं दूसरी स्टेज पे। इसमें क्या हो रहा है, दूसरी स्टेज में स्थितियां काफी हद तक वही हैं, लेकिन पहली स्टेज से थोड़ी स्थिति बेहतर हुई। साफ सफाई, दवाइयाँ, चिकित्सा इत्यादि थोड़ा, मान लीजिए, थोड़ा बेहतर हो गया। पहली स्टेज में मैं एक चीज ऐड और करूंगा कि युद्ध इत्यादि बहुत होते थे प्राचीन समय में, तो उससे भी लोगों की मृत्यु होती थी, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, साफ सफाई हो शुरू हो गई, दवाइयाँ इत्यादि आ गई, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होने लगी, युद्ध इत्यादि कम हो गए। तो इससे क्या हुआ कि जो डेथ रेट थी वो उसमें थोड़ी कमी आई। बर्थ रेट तो अभी भी हाई है, बर्थ रेट में कमी नहीं आई क्योंकि लोगों की मानसिकता अभी भी सेकंड स्टेज तक वही रहेगी, लेकिन जो डेथ रेट है उसमें अब धीरे धीरे थोड़ी कमी आ रही है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी पहली वाली में बिल्कुल खराब थी, दूसरी में थोड़ी बेहतर हो गई है। तो इसलिए डेथ रेट में कमी आने से जो जनसंख्या है उसमें थोड़ी वृद्धि हो रही है। पहले वाले में तो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन थी, लेकिन जो दूसरी वाली स्टेज है इसमें जन्म दर तो अधिक है, लेकिन मृत्यु दर थोड़ी कम हो गई मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होने की वजह से। इसलिए जो लोग ज्यादा जिनकी डेथ हो रही थी अब वो थोड़े बचने लगे। इससे पॉपुलेशन में नॉर्मल सी ग्रोथ अब देखने को मिल रही है। तो ये है आपकी प्रारंभिक वर्तमान अवस्था। इसके बाद नंबर 3, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको लग रहा हो कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन कौन से देश में मैंने इन स्टेजेस में, तो मैं लास्ट में मैंने उसकी पूरी एक लिस्टिंग की हुई है, तो मैं वहां पे आपको पूरा एक लिस्ट दिखाऊंगा कि कौन कौन से देश चौथी स्टेज में है, कौन से तीसरी में है। इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है, पूरी कंट्रीज का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर आप आंसर में ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी। तीसरी स्टेज है उत्तर वर्तमान अवस्था। अब क्या हो रहा है उत्तर वर्तमान अवस्था में, अब टेक्नोलॉजी तो पहली स्टेज के बाद से बढ़ती जा रही है। मेडिकल फैसिलिटी पहली में बिल्कुल खराब थी, दूसरे में और अच्छी हुई, तो तीसरी में और अच्छी हुई। तो मतलब डेथ रेट में निरंतर कमी आती जा रही है। तीसरी स्टेज में मेडिकल फैसिलिटी और अच्छी हो गई तो डेथ रेट में और कमी आएगी। लेकिन तीसरी स्टेज में अगर ऐसा है तब तो जनसंख्या तेजी से बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि तीसरी स्टेज में लोग अब परिवार सीमित रखने के बारे में सोचने लगते हैं और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता में वृद्धि होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तीसरी स्टेज है। अगर रोस्टोक आपको याद होगा तो वहां पर 5 स्टेज का टॉपिक है वो, तो तीसरी स्टेज तक जनसंख्या खूब बढ़ी, वहां पे चौथे स्टेज में लोगों के अंदर जागरूकता आई। लेकिन ये 4 स्टेज का टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसमें तीसरी स्टेज में लोगों के अंदर जागरूकता आई, और इससे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही थी अब वो उस ग्रोथ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डेथ रेट तो ऑलरेडी कम हो गई है, अब बर्थ रेट भी कम हो जाएगी। और एक चीज और है, इसमें जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो दूसरी स्टेज से कम है। दूसरी में क्या था कि मेडिकल फैसिलिटी थोड़ी बेहतर हुई थी और लोग जागरूक थे नहीं, तो बर्थ रेट हाई होने के कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो थर्ड स्टेज है इसमें क्या हुआ कि लोगों के अंदर जागरूकता आ गई, तो उन्होंने क्या किया, बर्थ रेट को भी कम किया, और डेथ रेट ऑलरेडी कम हो गई थी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई थी। तो ये है हमारी उत्तर वर्तमान अवस्था, जिसमें कि लोगों के अंदर अब जागरूकता आना शुरू होती है और बर्थ रेट पे कमी आती है। फिर हमारी चौथी स्टेज पे हम बात करते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत नीचे चली जाती हैं। तीसरी स्टेज में क्या, एक चीज मैं और बताना ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, कि यहाँ से बर्थ रेट में गिरावट शुरू होती है। यहाँ बर्थ रेट अभी अपने लोएस्ट लेवल पे नहीं आती है, बर्थ रेट में गिरावट होना शुरू होती है।
ये चीज आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। लेकिन चौथे स्टेज में बर्थ रेट भी बिल्कुल अपने कह सकते हैं कि लोएस्ट लेवल पे चली जाती है, और जो डेथ रेट है वो भी अपने लोएस्ट लेवल पे चली जाती है। और बच्चों के पालन पोषण पर होने वाले खर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा पर होने वाले खर्च, फैमिली प्लानिंग और लोगों के सोच को बदलना, ये सारी चीजें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। और इससे जो हमारे बर्थ रेट में भी कमी आई है, क्योंकि लोग परिवार सीमित रखने के विषय में सोच रहे हैं। और डेथ रेट में ऑलरेडी कमी आई है, क्योंकि चौथी स्टेज में बहुत ही विकसित देश शामिल होते हैं और मेडिकल फैसिलिटी आप जानते हैं कि उन देशों की बहुत ही अच्छी है। तो मेडिकल फैसिलिटी अच्छे होने के कारण डेथ रेट बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे है, और लोगों के अंदर जागरूकता इत्यादि होने के कारण जो हमारी बर्थ रेट है वो भी अपने लोएस्ट लेवल पे है। और इसमें केवल हमारी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं, वो भी हम जहाँ लिस्टिंग की है वहां पर भी देखेंगे अगले स्लाइड में। तो ये है चौथी स्टेज, निम्न स्थायी अवस्था। इसमें एक चीज और कभी कभी पूछी जाती है कि हाई स्टेशनरी स्टेज में भी जनसंख्या स्थिर है और लो स्टेशनरी स्टेज में भी स्थायित्व वाली स्थिति है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि हाई स्टेशनरी स्टेज में डेथ रेट, बर्थ रेट दोनों हाई थी, इसलिए वहां पर स्टेबल कंडीशन थी। और लो स्टेशनरी स्टेज में डेथ रेट, बर्थ रेट दोनों लोएस्ट लेवल पे है, इसलिए वहां पर स्टेशनरी या स्टेबल वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। मतलब इसमें जन्म भी अधिक हो रहा था तो मृत्यु भी अधिक हो रही थी, तो इसलिए पॉपुलेशन में जो वृद्धि हो रही थी वो बिल्कुल ना के बराबर हो रही थी, नगण्य थी। इसमें जन्म भी कम हो रहा है और मृत्यु भी कम हो रही है, तो इसमें जो होने वाली वृद्धि है वो भी बिल्कुल ना के बराबर है, नगण्य है। तो ये आपकी चारों की चारों स्टेजेस हो गई, और बहुत ही सरल इसका कॉन्सेप्ट है। पूरा का पूरा रोस्टो वाला मैटर ही है, इसमें काफी हद तक उससे मिलता जुलता है। सेम टू सेम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक रोस्टो का जो टॉपिक है वो मिलता जुलता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो ये कॉन्सेप्ट है नोटिस्टीन महोदय का। इससे अगर हम इसे एक सारांश के रूप में बताना चाहें तो पहली स्टेज में डेथ रेट, बर्थ रेट दोनों हाई, पॉपुलेशन स्टेबल। दूसरी स्टेज में बर्थ रेट हाई, डेथ रेट में थोड़ी कमी आई, तो उससे पॉपुलेशन में वृद्धि हुई। तीसरी स्टेज में बर्थ रेट में कमी आना शुरू हुई और डेथ रेट में भी कमी आई, तो पॉपुलेशन अब धीरे धीरे जो वृद्धि हो रही थी उसमें कमी आई। सेकेंड स्टेज से कम पॉपुलेशन की वृद्धि हुई थर्ड में, और चौथी स्टेज में बर्थ रेट बिल्कुल नीचे चली गई और डेथ रेट बिल्कुल नीचे चली गई और पॉपुलेशन स्टेबल। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। आपको ध्यान ही देना है कि तीसरी स्टेज से मनुष्य के अंदर जागरूकता आती है कि लोग परिवार नियोजन के प्रति सोचने लगते हैं। ये कार्य होता है तीसरी अवस्था में। अब चलिए हम लोग इसके ग्राफ को देख लेते हैं एक बार। ये आपके सामने ग्राफ है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का, और अब आइए हम लोग इस ग्राफ को समझते हैं। और जो मैंने बताया था कि वहां तो मैंने बिल्कुल इजी तरीके से आपको बता दिया है स्टेजेस के बारे में, लेकिन यहाँ पर थोड़े से आपको कुछ टर्म्स ध्यान से समझने पड़ेंगे। इधर दिखाया गया है जन्म दर और मृत्यु दर प्रति हजार, और इधर दिखाया गया है समय। ये हमारी ये फर्स्ट स्टेज है, ये हमारी सेकंड स्टेज, ये हो जाएगी तीसरी, और ये हो जाएगी हमारी चौथी स्टेज। तो ये हमारी चार अवस्थाएं चार कलर से मैंने दिखा दी है, जिससे कि बिल्कुल क्लियर समझ में आए। रेड से दिखाया गया है बर्थ रेट को, नीचे ब्लू से दिखाया गया है डेथ रेट को, और ये ग्रीन से दिखाया गया है टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या। अब हो क्या रहा है, पहली स्टेज में हमने देखा था, एक बार इसको समझ लीजिए ग्राफ को, कि जनसंख्या में जो हमारी बर्थ रेट होती है वो भी बहुत हाई होती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लगभग 35 प्रति हजार से अधिक है। और जो डेथ रेट होती है वो भी इसी के आसपास है। फिर क्या होगा कि जो बर्थ रेट, अगर हम बर्थ रेट को केवल लेके चले, पहली स्टेज में बर्थ रेट बहुत हाई थी, बिल्कुल ठीक, जो हमने मैटर पहले पढ़ा है बस उसी का हमें यहाँ एप्लीकेशन देखना है। दूसरी स्टेज में बर्थ रेट का क्या मामला था, दूसरी स्टेज में भी हाई थी।
तीसरी से मैंने बताया था कि गिरावट शुरू होती है, आपको याद होगा। तो तीसरी से इसमें गिरावट शुरू हुई और चौथी स्टेज में बर्थ रेट बिल्कुल अपने लोएस्ट लेवल पे चली गई। तो बिल्कुल उसी को आपको फॉलो करना है, इसको बना देना है। अब डेथ रेट वाले पे आइए। पहले में हाई है, लेकिन बर्थ रेट में जो गिरावट शुरू होती है वो दूसरी स्टेज से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि दूसरी स्टेज से मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो जाती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि बर्थ रेट में जो होने वाली गिरावट का कारण है वो है लोगों के अंदर की जागरूकता, परिवार नियोजन के प्रति उनकी सोच, और डेथ रेट के में जो होने वाली गिरावट का जो रीजन है वो है मेडिकल फैसिलिटी। तो जागरूकता ही तीसरी स्टेज से, इसलिए बर्थ रेट में जो गिरावट शुरू हुई वो तीसरी स्टेज में शुरू हुई है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होना दूसरी स्टेज में ही शुरू हो चुकी थी। इसलिए जो डेथ रेट में गिरावट है वो आपको दूसरे स्टेज से देखने को मिल जाएगी। तो दूसरे स्टेज से ही डेथ रेट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और तीसरे स्टेज तक आते आते जो डेथ रेट है वो दूसरे स्टेज से ही डेथ रेट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और तीसरे स्टेज तक आते आते तो डेथ रेट बिल्कुल नीचे पहुंच चुकी है, और चौथी स्टेज में तो आप जान ही रहे हैं कि बिल्कुल अपने लोएस्ट लेवल पे चली जाती है। और टोटल पॉपुलेशन के माध्यम से यह दिखाया गया है कि देखिए शुरू में पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ी, ठीक है। दूसरे स्टेज में पॉपुलेशन बढ़ी क्यों धीरे धीरे, क्योंकि हम जानते हैं कि उच्च स्थायी अवस्था है, डेथ रेट बर्थ रेट दोनों हाई है, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है बहुत नॉर्मल नगण्य बिल्कुल। दूसरे स्टेज में संख्या बढ़ी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई, लोग बचने लगे और बर्थ रेट हाई ही थी। तीसरी स्टेज में हमने देखा था कि जनसंख्या में वृद्धि तो होती है, लेकिन चूंकि लोग जागरूक हो गए हैं और बर्थ रेट को कम कर रहे हैं, इसलिए जो वृद्धि होती है उसमें थोड़ी कमी आती है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा स्थायित्व धीरे धीरे ये प्राप्त कर रहा है। और जो हमारी चौथी स्टेज है उसको आप थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे, ये यहां ना जाकर के ये ऐसे बनेगा। अगर यहां पर मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया है तो मैं इसे सुधार दे रहा हूं आप लोगों के लिए। आप जब इसको अपने नोट्स में बनाए तो इसको थोड़ा स्टेबल दिखाएं। ऊपर दिखाने का मतलब ये दिखा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसको मैं कट कर दे रहा हूं, ये इसको आप सही मानेंगे। मतलब कि पहले में बहुत ही नॉर्मल सी ग्रोथ हुई, बिल्कुल ना के बराबर। दूसरी में ग्रोथ हुई, तीसरी में ग्रोथ हुई पर धीरे धीरे स्टेबिलिटी भी आने लगी, ग्रोथ कम हुई, और चौथी में बिल्कुल स्टेबिलिटी आ गई। तो ये है ये ग्राफ पूरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का। दोस्तों ये देशों की सूची है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से देश, अभी हमने जिन अवस्थाओं का अध्ययन किया, स्टेजेस की स्टडी करी, तो उनमें कौन कौन से देश हैं जो किस किस स्टेज में भी हैं। तो सेकंड स्टेज में चाड, अंगोला, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया, कॉन्गो, गिनी, फिर बेनिन और यमन, ऐसे कुछ देश शामिल है। आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी किसकी है, अफ्रीकन कंट्रीज की है। वहाँ की स्थिति हम जानते ही हैं कि बहुत ही बैकवर्ड कंट्रीज हैं, पिछड़े हुए देश हैं, और गरीबी की बहुत ज़्यादा वहाँ समस्या इस समय है अफ्रीकन कंट्रीज में। तो वो सेकंड स्टेज में है, और सेकंड स्टेज की खासियत आपको पता ही है कि मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही नॉर्मल होती है, बहुत अच्छी नहीं होती हैं, और जो बर्थ रेट होती है वो हाई होती है, क्योंकि इन लोगों को पॉपुलेशन ज़्यादा होने से जो समस्याएं होती हैं उनके प्रति ये भी जागरूक नहीं है। तो ये सेकंड स्टेज वाले हैं। जो हमारे थर्ड स्टेज है उसमें घाना, केन्या, सूडान, गैबोन, इजिप्ट, स्वाजीलैंड, इथोपिया, पाकिस्तान और इंडिया जैसे देश शामिल हैं। और थर्ड स्टेज की विशेषता हम जानते हैं कि थर्ड स्टेज में क्या होता है कि लोग थोड़े जागरूक होना शुरू हो जाते हैं और बर्थ रेट में गिरावट होना स्टार्ट होने लगती है। तो ये तीसरी स्टेज होती है। आप देख रहे हैं बहुत सारे देश अफ्रीकन है जो थर्ड स्टेज में है, मतलब उनकी स्थिति इन अफ्रीकन देशों से कुछ बेहतर है।
और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो फोर्थ स्टेज में है, अर्थात जहाँ पर बर्थ रेट भी बिल्कुल अपने लोएस्ट लेवल पे चली गई है और डेथ रेट भी कम हो गई है। बर्थ रेट कम होने का कारण है कि इन देशों के लोग बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं। यहाँ के लोग अभी जागरूक होना शुरू हुए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टेज वाले अभी जागरूक होना शुरू हुए हैं, लेकिन ये पूर्णतः जागरूक हो चुके हैं, उस चीज को अप्लाई कर चुके हैं, बर्थ रेट को कंट्रोल में कर चुके हैं। और डेथ रेट का कम होने का रीजन हम जान ही रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज इन देशों की बहुत अच्छी हैं। यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, नीदरलैंड, डेनमार्क, जापान और जर्मनी। यहाँ पर चीन को भी रखा गया है क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि चीन भी हाल ही में इस अवस्था में पहुंचा है और भारत को भी समय लगेगा इस स्टेज में पहुंचने में, क्योंकि भारत में भी जागरूकता की काफी कमी है। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी स्थिति हो पाए, लेकिन अभी तो खैर फिलहाल थर्ड स्टेज में हम हैं। तो ये है देशों की सूची, आप नोट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रकार का एग्जाम्पल है, जैसा कि अगर आप आंसर अगर लिख रहे हैं लॉन्ग, तो स्टेजेस को बताने के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं कि ये देश इस अवस्था में हमारे शामिल है। ये सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के कंट्रीज, और ये हैं फोर्थ स्टेज वाली हमारी कंट्रीज। अब लास्ट है हमारा इसकी आलोचना। आलोचना बहुत ही इसकी सिंपल है, ज्यादा कुछ हमें इसमें बताना नहीं है। आलोचना इसकी सबसे इम्पोर्टेंट यही मानी जाती है कि जब हम इसकी स्टार्टिंग किए थे तो वहां मैंने लिखा था, आपने देखा होगा, और अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको याद होगा कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न कंट्रीज में 200 वर्षों में किए गए अध्ययन पर बेस्ड है। मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज पर बेस्ड है, जो हमारे विकसित देश हैं। तो सबसे बड़ी इसकी आलोचना यही है कि ये विकसित देशों के किए गए अध्ययन पर आधारित है, तो हम इसे विकासशील देशों पर नहीं लागू कर सकते हैं। वहां पर किए गए अध्ययन पर आधारित है, तो ये पूर्णतः जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर नहीं लागू होता। एक तो इसकी ये आलोचना होती है। दूसरी, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो इसमें स्टेजेस बताई गई हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई देश क्रमशः दूसरी, तीसरी, फिर चौथी स्टेज में पहुंचेगा। कोई देश हो सकता है कि दूसरी में हो, लेकिन फिर वो डायरेक्ट चौथी में चला जाए। तो ये लोगों की इसमें इसके प्रति आलोचना है कि स्टेजेस का जो इनका कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत सही नहीं है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो इनका यह मानना है वेस्टर्न कंट्रीज के बेस पे, तो इसको हम डेवलपिंग कंट्रीज पर नहीं लागू कर सकते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इन्होंने आर्थिक विकास और जनसंख्या को सागामी बताया है, जैसा कि रोस्टो ने भी बताया था। तो ये गलत है। हम सिर्फ आर्थिक पक्ष को लेते हुए जो पूरे विश्व की जो इसमें पॉपुलेशन की स्थिति है उसको हम नहीं बता सकते हैं। सिर्फ एक बेस इकोनॉमी के बेस पे हम पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा, जो भी मैंने इसके पहले पॉइंट बताया था कि ये वेस्टर्न कंट्रीज की स्टडी पर बेस्ड है, और वेस्टर्न कंट्रीज में कभी भी बर्थ रेट इत्यादि बहुत ज्यादा रही नहीं है। तो वहां की स्थितियां पहले भी बहुत नॉर्मल थी और वहां के अध्ययन पर बेस्ड है। उन देशों में प्रजनन स्तर विश्व के अन्य देशों के समान उच्च कभी भी नहीं था। तो उनका जो सिद्धांत है उनको हम कैसे विकासशील देशों पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टडी हुई है उन्हीं देशों पे और उन्हीं देशों की स्टडी के बाद ये सिद्धांत बना है। उन वेस्टर्न कंट्रीज पर स्टडी की गई है। तो इसलिए ये इसकी कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं। अब फाइनली मैं आपको इस आंसर को लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। लॉन्ग आंसर आता है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर सारी स्टेजेस के बारे में बताएंगे, फिर हमने जो ग्राफ देखा था आप उस ग्राफ को बताएंगे। ग्राफ को बताने के बाद फिर आप इसके जो मैंने देश बताए थे देश को आप वहीं बता देंगे। जैसे आपने पहली स्टेज को बताया और फिर दूसरी स्टेज को बताया, तो स्टेज को बताने के बाद जो हमने देशों की सूची आपको दिखाई थी उस स्टेज में कौन सा देश है वहीं आप ऐड कर देंगे। फिर लास्ट में आप इसकी आलोचना करेंगे।
तो इंट्रोडक्शन, स्टेजेस, ग्राफ और आलोचना, 4 चीजें इसमें आपकी होंगी हेडलाइन के रूप में। और मैं एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि पहली स्टेज में कोई भी देश नहीं है। विद्वानों का यह मानना है कि वर्तमान समय में विश्व का कोई भी देश पहली स्टेज में नहीं है। पहली स्टेज की विशेषता क्या थी? डेथ रेट भी बहुत हाई होगी, बर्थ रेट भी हाई होगी, पॉपुलेशन स्टेबल होगी। ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं है। और जो आपकी आलोचना है इसको आप लिख देंगे लास्ट में, तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और शॉर्ट नोट अगर आता है तब आप, जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देखा था जहां पर मैंने बताया है कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस थ्योरी का, 1945 में एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टी ने दिया, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो वहां से आप इसका एक 50 वर्ड 60 वर्ड का एक अच्छा सा शॉर्ट नोट आप वहां पर आपको मिल जाएगा। आप इसका बता दीजिए। और इंट्रोडक्शन जो आपने समझा है अभी, वैसा ही आप अपना शॉर्ट नोट भी तैयार कर सकते हैं। और मैं एक चीज और यहाँ बताऊंगा कि शॉर्ट नोट जब लिखें तो इसके स्टेज का नाम जरूर लिखें। सिर्फ इतना लिख के ना छोड़ दें कि इसमें सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ को बताया गया है, दोनों को सागामी बताया गया। ये तो ये अच्छी बात है, इसको जरूर बताएं, लेकिन जो स्टेजेस के नाम है, भले आप शॉर्ट नोट में स्टेजेस की व्याख्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन स्टेजेस के नाम इम्पोर्टेंट हैं, तो नाम जरूर लिखें चारों स्टेज के। तो इस प्रकार से आपका पूरा शॉर्ट नोट भी आप अच्छा लिख सकते हैं इस पे। और लॉन्ग आंसर तो खैर टॉपिक ही है, लॉन्ग आंसर वाला है, तो एक अच्छा लंबा आंसर इस पे लिखा जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। काफ़ी डीपली हमने स्टडी की, हर एक चीज़ को देखा, और आगे अभी हम और भी सिद्धांत पढ़ेंगे। अभी जनसंख्या के सिद्धांत समाप्त नहीं हुए, अभी तो हमें कई सिद्धांत पढ़ने हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेन सिद्धांत हमने पढ़ लिए, माल्थस, रोस्टो, मार्क्स और आज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो बड़े सिद्धांत थे, स्पेशली रोस्टो, माल्थस और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये सबसे बड़े सिद्धांत और समझने वाले सिद्धांत थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। अब जितने भी सिद्धांत बचे हैं वो छोटे छोटे सिद्धांत हैं, वो आसानी से हम समझ लेंगे। तो जुड़े रहिए, और इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो, कहीं कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न है उसका जवाब मैं दूं और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।